नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अब लोगों के दिमाग में ये बात तो साफ आनी शुरू हो चुकी है कि जो नहीं है उसको प्रदर्शित करने की जरूरत क्यों आ पड़ी है। जो नहीं हुआ है वो क्यों बताया जा रहा है। और अगर बिहार की या दूसरे राज्यों की मतदाता सूची से ऐसे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, या जो अपने मूल पतों पर नहीं मिले हैं, या जिनके दो जगहों पर नाम दर्ज हैं और दो मतपत्र बने हुए हैं, ऐसे लोगों के नाम क्यों नहीं हटाए जाने चाहिए। और इसका कोई जवाब नहीं है इसका विरोध करने वाला। ये वैसा ही है जैसा 3 कृषि कानूनों का विरोध करते समय जब इनसे और इनकी प्रॉक्सी यानी जो प्रदर्शन कर रहे थे 13-13 महीने का आंदोलन छेड़े हुए थे दिल्ली में, जब उनसे पूछा जाता था कि तीनों कृषि कानूनों में कोई एक धारा या उपधारा बताइए जो किसानों के खिलाफ हो, तो ये कुछ नहीं बता पाते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि फिर ये अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश क्यों हो रही है। झूठ पर झूठ क्यों बोला जा रहा है। जिन मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में काटने का ये आरोप लगा रहे हैं, वो मतदाता कहाँ हैं। वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि साहब मैं तो जिंदा हूं और मेरा नाम काट दिया गया, या मैं तो अपने घर पर ही था फिर भी ये कह करके नाम काट दिया गया कि ये आदमी यहाँ से शिफ्ट हो गया है, ये मूल पते पर नहीं मिला है। या ये लोग दावा क्यों नहीं कर रहे आकर के कि नहीं नहीं मेरे दो जगह नाम नहीं थे, मेरा तो एक ही जगह काट दिया। और इसके लिए भी 1 महीने का समय एक्चुअल में अभी है। 30 सितंबर तक आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर किसी वास्तविक मतदाता का नाम कट गया है तो फिर ये वितंडा क्यों। और हद हो गई जब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये दावा कर दिया कि मतदाता सूची से उनका भी नाम उड़ा दिया गया है, उनका नाम भी कट गया है, तो मैं अब चुनाव कैसे लड़ूंगा। पहली बात तो ये है कि इन्होंने खुद ही कहा था कि चुनाव ना लड़ने का हम फैसला करने वाले हैं या उस पर विचार कर रहे हैं। तो जब आपको चुनाव ही नहीं लड़ना है तो मतदाता सूची में नाम हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात यह है, चलो इस बात को भी छोड़ दें, तो और आपका नाम भी मान लिया नहीं है तो उसके लिए तो अभी 1 महीना पड़ा हुआ है, जाकर के अपना नाम जुड़वा लीजिए। और अगर आपका मतदाता सूची में नाम भी है और फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा नाम काट दिया गया, तो इसका मतलब क्या है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पटना से अभिषेक तिवारी जी और लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। भट्ट साहब अभी जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभिषेक तिवारी जी जुड़ गए हैं, तो उनको जोड़ करके जरा पूछते हैं कि हो क्या रहा है। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। लगातार लगातार असत्य अपनी ही साख को मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं ये लोग। सर देखिए, ये लोग इस बात को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये सूचना में क्रांति का दौर आ चुका है सोशल मीडिया के कारण। इनको लग रहा है अभी भी 90 का दशक वाला वो जो टिपिकल राजद वाला एक है सिस्टम, वो चल रहा है और उसी को ये चलाएंगे और उसको चलाते हुए ये अपने चीजों को आगे लेके जाएंगे। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि ये आज पहली बार नहीं है। इन्होंने पहले कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, फिर इन्होंने कहा कि सड़क पर उतरना होगा। मैं एक दलायर के पत्रकार को देख रहा था, वो कह रहा था कि क्या ये समय नहीं है कि सड़क पर उतरा जाए। देखिए सर, वामपंथियों का जो सेट प्रैक्टिस है वो यही है कि सड़क पर उतरा जाए।
इनका विश्वास कभी भी इस देश के कानून में, संविधान में, इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं रहता। आप बताइए, अगर इनका विश्वास डेमोक्रेटिक सेटअप में रखता तो ये माओ के नाम पर पार्टी बनाते क्या? माओसिस्ट पार्टी क्या है ये? माओसिस्ट, माओ कौन था? चीन का। चीन में डेमोक्रेसी के को कुचलने के लिए माओ ने रोड रोलर चलवा दिया, टैंक चलवा दिए प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर। तो इनका विश्वास कभी भी नहीं है। ये सड़क पर ही सरकार बनाना चाहते हैं। ये दरअसल अराजकतावादी लोग, एनार्किस्ट। इनका किसी भी संवैधानिक मूल्य में कभी कोई विश्वास नहीं रहा। अब रही बात तेजस्वी यादव की, तो देखिए, अब ये तो दिक्कत आएगी जब आपकी बेसिक एजुकेशन में ये समस्या है, तब आपको मूलभूत चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये SIR का विरोध में मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने तैमूर लंग, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद अकबर, गजनवी, गौरी, इन सब के भी नाम काट दिए। आपने जैसे कहा एक बात इंट्रो में कि मृत्यु हुए लोगों का नाम अगर काट दिया गया और वो मृत नहीं है तो सामने आके बोलेगा ना भाई कि मेरा नाम कट गया है। ऐसा है ही नहीं। देखिए, सच्चाई ये है, मैं इस डेमोक्रेसी प्रोसेस को मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। आरा में 1999 का लोकसभा चुनाव का समय था और एक बूथ पर 6-8 लोग लाठी लेकर के आए और उसमें स्याही डाल दी, बोला हो गया तुम लोग का वोट। तो लालू यादव का उस वक्त का जो है कॉन्फिडेंस भी होता था, कहते थे बैलेट से जिन निकलेगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन के समय सिवान की दुकानों पर उनके फोटो लगे होते थे सर। मतलब स्पष्ट है, इस दुकानदार से कोई और प्रोटेक्शन मनी नहीं लेगा, शहाबुद्दीन के लोग लेंगे। आपको लगता है कि वो अपने मन से, अपने हिसाब से वोट कर पाने में सक्षम होंगे ये लोग? वो राज समझिए। जिस प्रकार से इनके सालों का दानापुर से लेकर के हर जगह दबंगई था, वो क्या था? अभी भी दानापुर से इन्होंने रीतलाल यादव को 2020 में टिकट दिया, वो चुनाव जीते, फिर वापस जेल पहुंचे रीतलाल यादव। कोई साधु संत समाज के लोगों को टिकट तो नहीं दिया है ना। ये उन्हीं उसी प्रकार के लोगों को टिकट देते हैं जो समाज में डर भय दिखा करके लाठी के दम पर सरकार बना सके। लाठी पिलावन रैली, तेल भजावन रैली, आप देखिए इसमें क्या है? मॉडेस्टी नहीं है एक तो पहली बात, लेकिन तर्क के कसौटी पर समझें तो डर, फियर फैक्टर क्रिएट करना है। लाठी रैली क्या होता है? सड़क पर कौन सा कानून? तो ये सारी चीजें बताती हैं कि राजद का जो मूल स्वरूप था वो यही था। अब चुनाव आयोग जो है वो बाहर कर रहा है लोगों को। आपने खबर सुनी होगी कि गुरुग्राम से अचानक मेड नहीं मिल रहा है, चौकीदार गायब हो गया, काम करने वाले गायब हो गए। ये कौन लोग हैं? पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित है, लेकिन गुरुग्राम में न्यूज ये बना क्योंकि रातों रात वो परिवर्तन दिख रहा है, वो मास लेवल पर काम हुआ वहां पर। बिहार में भी ये स्थिति है सर। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, गया में मुसलमानों के परिवार का जो परमानेंटली वेस्ट बंगाल शिफ्टेड है, वहां उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन यहां का भी वोटर आईडी कार्ड है। तो दो दो जगह का वोटर आईडी कार्ड क्यों रहेगा? कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, मात्र 70 लाख गायब हुए हैं। और ये 70 लाख होंगे सर। 2003 में आखिरी बार SIR हुआ था। होना तो हर 5 साल पर कायदे से चाहिए। हां, मुझे दुख है कि पूरा तेजस्वी यादव और उनका IT सेल मिलकर के उनका अपना ही वोटर आईडी कार्ड नहीं ढूंढ पाया। हालांकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये बताता है क्या? ये चीजें क्या बता रही हैं सर? कि आप पूरी तरह से, आपको पता है कि आपका माई समीकरण भी टूट रहा है और आप
उस स्तर पर नहीं है कि आप चुनाव अकेले अपने बूते जीत सकें। आपके साथ ऐड ऑन करने के नाम पर कांग्रेस है नहीं, वो तो खुद ही आपके वो वोट के सहारे जीवित है। बच गए मुकेश सहनी और लेफ्ट, तो ये कितना कर पाएंगे ऐसे इलाकों में जहां पर यादव का वर्चस्व है और सहनी समाज जहां पे डरा हुआ होता है? क्या वो मूल रूप से वोट कर पाएगा राजद के कैंडिडेट को? क्योंकि वो परस्पर विरोधी है। इस बात को समझना आवश्यक है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में टॉप मोस्ट लीडरशिप मिल गया, मायावती और अखिलेश यादव मिल गए, लेकिन उनका वोटर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाया, क्योंकि वोट ट्रांसफर कराने का भी एक जो है तरीका होता है। जैसे नीतीश का वोटर, वो ब्रेड के साथ बटर है, वो राजद के साथ भी शिफ्ट हो जाएगा, वो बीजेपी के साथ भी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो समझता है कि सत्ता पर काबिज रह करके बिना गुंडागर्दी किए आदमी सत्ता के सुख को भोग सकता है, लेकिन डरा के धमका के ये चीजें नहीं होंगी। ये सड़क पर उतरने का जो आह्वान हो रहा है ओमकार सर, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनआरकी प्रक्रिया है जिसमें धमकाया जा रहा है चुनाव आयोग को। खैर, ये धमकियां तो आपको आने वाले समय में बंगाल में और तमिलनाडु में भी दिखेंगी, किंतु बिहार में ये होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ बेचा जा रहा है, बस इनके साथ एक ही चीज माइनस पॉइंट हो गया कि सोशल मीडिया युग में तेजस्वी यादव पैदा हो गया। अगर ये पूरा प्रकरण 2005, 6, 8 में होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि SIR हो ही नहीं पाता बिहार में। जी सही बात आप कह रहे हैं वीरेंद्र जी। ये हमारे सामने है डॉक्यूमेंट जिसमें जानकारी दी गई है, इनका फोटो छपा हुआ है, तेजस्वी यादव पुत्र लालू प्रसाद यादव भी लिखा हुआ है, इनकी उम्र भी लिखी हुई है, बाकी चीजें भी इसमें जानकारी दी गई हैं। क्या तेजस्वी इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि मतदाता सूची में? और चलो ये नहीं है इतने पढ़े लिखे, पर इनकी पार्टी में बाकी लोग भी तो होंगे जो देख सकते थे, पैमाइश कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। सवाल पढ़े लिखे होने का नहीं है, सवाल ये है कि विक्टिम कार्ड पे ओवर रिलायंस, विक्टिम कार्ड पे अति निर्भरता। हम तो पिछड़े हैं, भाजपा तो ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, ये तो मनुवादी पार्टी है, ये तो ठाकुर भूमिहार ब्राह्मण की पार्टी है, ये संविधान खत्म कर देगी, ये आरक्षण खत्म कर देगी। इनका डे वन से इनका नैरेटिव है पिछले 30 सालों से। यही इन्होंने पिछले जून 2024 के लोकसभा चुनाव में किया। और इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, इतना ज्यादा विरोधाभास है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जून 2024 का लोकसभा चुनाव में रिगिंग हुई, गड़बड़ी हुई। उस रिगिंग में ये ऐसी रिगिंग है जहां जो पार्टी रिगिंग करा रही है उसकी सीटें कम हो गई, उसको बहुमत नहीं मिला। वो 240 पे अटक गई भारतीय जनता पार्टी, और जो और पार्टी आरोप लगा रही है रिगिंग प्रधान हुई, और उसकी सीटें जो है प्रधानमंत्री 55 से बढ़ के 99 हो गई। प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन घट गया। ये उनकी जीत का मार्जिन घट गया। और जहां मुख्यमंत्री ने 8 साल पूरे कर लिए हैं, वहां सीटें उसकी 72 से घट के 33 पे आ गई। ये कौन सी रिगिंग हुई है जो समझ में नहीं आता। और आज चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी किया है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जो उन्होंने आरोप लगाया था, उस पर चुनाव आयोग ने उनको पिछले वर्ष जून में पत्र लिखा था, उसका उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो अब ये बात, सॉरी, अभी जून 2025 में पत्र लिखा था चुनाव आयोग ने, उसका अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो ये कोई भी नेता, राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 5 बार के MP रह चुके हैं 5वें बार के, और लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, उनका प्रोटोकॉल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, और वो व्यक्ति संदर्भ से उसका इतना ज्यादा दूरी है कि वो कब क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो गई, डिफेंस पॉलिसी डेड हो गई, एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी डेड हो गई। अगर इंडियन इकोनॉमी डेड हो गई है, तो अमेरिका 25% टैरिफ क्यों लगा रहा है? और अगर इंडियन इकोनॉमी डेड हो गई है, तो अदानी जो है इस देश में क्यों बना हुआ है? कौन सा व्यापारी है जो जो ऐसे, कौन सा बड़ा बिजनेस हाउस है जो ऐसे देश में रहना चाहेगा
जिसकी अर्थव्यवस्था डेड हो गई हो। तो इतना ज्यादा विरोधाभास है लालू यादव के बेटे में, तेजस्वी में, राहुल गांधी में, इंडी अलायंस में। ये कब किस दिश ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप हो गए हैं। एक जो अंग्रेजी में जो स्लोगन, जो इडियम है, शूटिंग फ्रॉम द, तो अपने पिछवाड़े से ये तीर दाग रहे हैं, तीर छोड़ रहे हैं। यही स्थिति इनकी हो गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 3 बार सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई ऐसी इसमें ऐसी बात नहीं पाई है इस पूरी प्रक्रिया में, जिसको संविधान सम्मत कोर्ट ने ना पाए हो। हाँ, कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन ये रहा सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर मास डिलीशन हुआ, अगर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम निकाले गए, तब हम इंटरवीन करेंगे। अब क्या करेंगे, ये कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया। और 52 से लेकर आज तक का इतिहास है, कभी भी किसी राज्य की हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में कभी आज तक हस्तक्षेप नहीं किया है। और ये जो समरी और ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये प्रोसेस का एक चरण समाप्त हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अब आपको सितंबर 25 तक जो है, तो वो आने वाले 1 महीने तक आपको ये पूरा अधिकार है कि आप अपनी आपत्तियां दाखिल करें। और जब भी मतदाता सूची का रिवीजन होता है, जब भी मतदाता सूची का पुनर्निर्धारण होता है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन उसमें हमेशा होता है। जब भी होता है, चाहे वो इंटेंसिव रिवीजन हो, या स्पेशल रिवीजन हो, या चुनाव के पहले का रिवीजन हो। और मैं अगर इसको जोड़ूं आज के पॉलिटिकल संदर्भ में, तो नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस तरीके से जो चीज इनफॉर्मल थी, जो ग्रे एरिया थी, जो डिफाइंड नहीं थी, वो हर चीज अब डिफाइंड हो रही है। जैसे जीएसटी लागू हुआ, तो असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी अब अपने पूरे बिजनेस को अकाउंट बुक में लाना पड़ा। तो उन्होंने पहले बड़ा शोर मचाया कि साहब हमको जो है परेशानी हो रही है। आज जो है जीएसटी को लागू हुए 8 साल पूरे हो गए, कोई नहीं बोल रहा है। और उल्टे अब ये हो रहा है कि कर्नाटका में 5,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को नोटिस जारी हुए हैं, जो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से साल में करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे थे, 1 पैसे का जीएसटी नहीं पे कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं हम जो है डिजिटल पेमेंट नहीं लेंगे। तो उसी तरीके से ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यहाँ पर भी जो ग्रे एरिया है, जो अनडिफाइंड एरिया है, दैट इज बीइंग डिफाइंड एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कि कौन भारत के चुनाव आयोग के कानून के तहत, जो जो एक संवैधानिक संस्था है, जिसको संविधान ने आर्टिकल 324 में अधिकार दिया है वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का, कौन मतदाता हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। और एक्ट में सबकी न्यूनतम अर्हताएं, क्वालिफिकेशन, शर्तें पूरी तरीके से परिभाषित हैं। और ये साफ है, अगर अगर ये आरोप आप लगा रहे हैं कि बैकडोर से एनआरसी हो रहा है, तो क्या तो आरपी एक्ट ये कहता है केवल भारत का नागरिक ही भारत के चुनाव में मतदाता हो सकता है। क्या ये एनआरसी है? क्या जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, क्या वो मतदाता सूची में उसका नाम शामिल हो सकता है? इसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया, बिहार के नेता ने। ये बड़ी सी और जो लोग मृत हो चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची में क्या बना रह सकता है? कानून क्या कहता है? और ये कानून आज का नहीं है, ये कानून 1952 का कानून है, हमारे आपके पैदा होने के पहले का कानून है, मोर देन 70 इयर्स ओल्ड लॉ है। तो अब जो है इनके पास कुछ बचा नहीं है सिवाय एक विक्टिम कार्ड खेलने के। और जैसा अभिषेक ने कहा कि इनका एमवाई जो है मामला गड़बड़ा रहा है, और कहीं से इनके पास कोई सरप्लस, कोई एडिशनल, कोई पेरिफेरल वोट आने की संभावना इनको दिख नहीं रही है। और जैसे ही और ये आपकी रिवीजन की प्रोसेस फाइनल होगी, आप देख लीजिएगा बिहार का चुनावी माहौल बहुत तेजी से बदलेगा। और बिहार का चुनाव अब ये नहीं, और ये मुद्दा और ये जो प्रशांत किशोर जो इस समय केजरीवाल बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी एकदम हाशिए पे चले जाएंगे। ये मुद्दा ही नहीं होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, बीजेपी इनको डिश करेगी। लोगों में एक चेतना आ गई है, लोगों में जानकारी, ये भाव आ गया है। बिहार के लोग जो होते हैं, जैसा आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि खाली बिहार में बिहारी नहीं, बाकी पूरे देश में बिहारी है। तो इस प्रोसेस ने बिहारियों को बिहारी बना दिया, और उनको ये चेतना और उनको ये जागरूकता आ गई है कि इतने आदमी 70 लाख फर्जी वोटर बने बैठे थे हमारे यहाँ, और बंगाल में ये संख्या 3 करोड़ निकलेगी।
आप नहीं, देखिएगा अभी। ये एक्चुअल में क्या है वीरेन जी कि ये बिहारी 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 करके आप इतनी बड़ी आबादी का अपमान करते हैं। यस। बिहार से किस किस तरह की प्रतिभाएं और बिहार ने किस अरे तरीके बिहार के से लोग देश इस चला रहे हैं भाई, बिहार के इस लोग देश चला रहे हैं, पंजाब है ना, और पूरा जो है नेशनल कैपिटल रीजन बिहार के लोग चला रहे हैं। अगर अगर बिहार के लोग नेशनल कैपिटल रीजन को छोड़ दें और पंजाब हरियाणा छोड़ दें तो इन इलाकों की पूरी व्यवस्था चला जाएगी। बहुत मेहनती लोग होते हैं बिहार के। देश को दिशा दी है, देश के लिए कंट्रीब्यूशन है भाई। आजादी की हाँ। लड़ाई में भी है और आजादी के बाद भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभिषेक जी, मैं जी लिस्ट देख रहा था, ये जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि साहब वो मुस्लिम और यादवों के वोट काटने की मुहिम चल रही है, और कभी किशनगंज का नाम लेते थे, कभी सीमांचल के दूसरे जिलों का नाम लेते थे। अरे भाई, सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं कटे हैं, पटना है, जहां हाँ। से लगातार भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3,95,000 वोट वहां से कटे हैं। और ऐसी कई कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऐसे कई जिले हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है या जदयू का आ रहा है, और वहां से कहीं ज्यादा वोट कटे हैं। तो ये जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही थी, इसकी तो पूरी तरीके से पोल पट्टी खुल गई है। ये बात ठीक है कि लोगों को प्रथम दृष्टिकोण में यही लगेगा कि भाई क्या मुस्लिम और यादव के कटे हैं? नहीं। दरअसल अगर आप देखेंगे भाजपा का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग जो बिहार से बाहर रह रहा है, पलायन किया है, उनके वोट कटे हैं। अच्छा कमाल की बात है, 2019 हो, 14 हो, 15 हो या 2024 का भी लोकसभा चुनाव हो, ये वोट भी नहीं कर सकते थे, ये बाहर ही रहते हैं। तो ये वोट कटा है, किंतु साथ साथ उनके भी वोट कटे हैं। तो उनका, अब देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, इसको बहुत गंभीरता से आप भी लीजिएगा और दर्शक भी सुने। किशनगंज में 2024 में एक मामला आया कि 11 साल की मुस्लिम बच्ची बुर्का पहन करके अपनी भाभी का वोट दे रही थी। अब उसकी भाभी बिहार से बाहर रहती थी, बुर्के में सलमा के भेष में नगमा वोट दे गई, लेकिन देने के पहले चूंकि हाइट कम थी, उसका बुर्का उठवाया गया, पकड़ लिया गया। तब उसके परिवार वालों ने उसके डिफेंस में क्या कहा, अरे बच्ची का वोट देने का, लोकतंत्र का पर्व मनाने का मन कर गया तो आप फांसी चढ़ा देंगे। गजब स्थिति है भाई, आप फर्जी वोट डाल रही हैं, फेक वोट डाल रही हैं, मन कर गया तो फेक वोट डाल दीजिएगा। गजब गुंडई चल रहा है। यही चीज रुक रही है, इसी चीज पर विशेष ध्यान है कि सलमा का वोट नगमा ना डाल पाए। अगर नगमा 72, अच्छा महिलाओं को 72 हूर नहीं मिलते, आई एम सॉरी, वो लखनऊ वाले नवाब साहब बताएंगे वो क्या होता है उनको। एनीवे, तो अगर मान लीजिए नगमा वोट नहीं, आप नवाब साहब कह के मेरा अपमान कर रहे हैं। अच्छा प्रणाम पंडित जी। हाँ नहीं पंडित जी नहीं, यह नवाब साहब बहुत नेगेटिव रेफरेंस में कहा जाता है, बहुत डेरोगेटरी कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है। अच्छा हम बिहारियों को इतना समझ नहीं है ना, हम लोग तो सोचते हैं नवाब साहब माने बढ़िया रईस टाइप के, लखनवी नवाब। चलिए जान लीजिए। ओके ओके। तो हाँ, तो मेरा तात्पर्य ये था कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जो सर ने कहा कि यार ठीक है, बोरिंग रोड में अकेले, पटना को इस वक्त पता है सर क्या कहा जाता है? बूढ़े बुजुर्गों का शहर। यहां आप किसी घर पे चले जाइए, माँ पिता या उनके वो दादाजी होंगे, दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हर घर की ऑलमोस्ट कहानी है। तो ये तो कटना है, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक प्रोसेस है। आने वाले समय में पटना राजधानी तो रह जाएगी, पर यहां रहने वाले कुछ दिनों बाद आप देखेंगे वो पंछी टाइप के ही हैं, वो उड़ गए हैं। यहां कोई रहने वाला विशेष नहीं है। यहां वोटिंग परसेंटेज कितना जाता है? 43%, 45% लोकसभा में वोट जाता है सर, वो भी अच्छी वोटिंग हो गई तो। किंतु तेजस्वी यादव से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता इस तरह के इंटेलेक्ट का। और राजद के लोग, देखिए सर, परिवार के साथ, एक परिवारवादी पार्टी के साथ समस्या होती है। शशि थरूर को बोलने का मन किया, शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में उनको बोलने नहीं दिया गया। राजद के साथ और कहानी विचित्र है, पढ़े लिखे लोगों ने 9th पास को अपना नेता मान लिया है, तो जितना 9th पास वाला ज्ञान देगा उसी की ना जी हुजूरी करेंगे।
अब वो डाल्टन का सिद्धांत पर तो बहस करेगा नहीं, वो रदरफोर्ड मॉडल तो पढ़ाएगा नहीं, उसको तो अपना वोट तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके आश्चर्य ये नहीं है, उसके आसपास के बैठे हुए लोगों ने भी करेक्ट करने का प्रयास नहीं किया कि तेजस्वी जी ये बैकफायर करेगा। उसके आसपास के लोगों को देखिए, वो भी उसी कॉन्फिडेंस में बैठे थे। तो वो राजद के साथ चलता आया है, वो चलता रहेगा। किंतु ये बात यथार्थ है कि बिहार की जनता लग रही है, भिड़ रही है, और वो स्वयं एसआईआर को सक्सेसफुल बनाने में जितना समर्थन दे सकती है चुनाव आयोग का, दे रही है। तो अकेले राजद कांग्रेस के गुलाटी मारने से कुछ होना जाना नहीं है। बस ये है कि अब आगे हार का बहाना भी तो ओमकार सर ढूंढना है ना। मतलब आप चुनाव तो देखिए, ये ठीक है, स्पष्ट रूप से हार नजर आ रहा है। तो आप तो क्रिकेट प्रेमी रहे हैं। हम बचपन में होते थे तो क्रिकेट देखते थे तो कहते अरे इस गेंद पर अगर सचिन आउट नहीं होता ना, तब मैच निकल जाता। अरे भाई सचिन आउट हो गया था, इंपॉर्टेंट ये है ही नहीं। तो यहां यही है कि भाई एसआईआर नहीं होता तो हम चुनाव जीत जाते, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, मर्डर हो गई। भाई अगर इतना है तो मैं एक बार फिर से चैलेंज करता हूं राजद वालों को, आप चुनाव का बहिष्कार करके दिखाइए। भारत बिहारियों के लिए स्वर्णिम युग आ जाएगा अगर आपने चुनाव का बहिष्कार किया, क्योंकि बिहार के पास फिर क्लियर कट ऑप्शन दो बचेगा, एक जनसुराज और एक एनडीए। और यहां बिहारियों के ब्रेन का टेस्ट हो जाएगा, और संभवतः क्या पता उसके बाद जनसुराज सरकार बनाए, क्योंकि दो ही मुद्दे हैं बिहार में। एक वो सेगमेंट है जो चाहता है राजद आए, और एक सेगमेंट ये नहीं चाहता कि एनडीए आए, वो कह रहा है कि किसी कीमत पे राजद नहीं आना चाहिए, जंगल राज नहीं आना चाहिए। आप चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए, बिहार का सबसे बड़ा फियर फैक्टर खत्म हो जाएगा। जी, एक्ट अगेंस्ट यू। किसी को यकीन आएगा कि अरुण जेटली किसी को थ्रेट देंगे, किसी के दफ्तर में जाकर के मिलेंगे सर और फॉर्म कहेंगे। लॉ के आने के पहले अरुण जेटली का देहांत हो चुका था 2019 में में, वो उनकी डेथ हो चुकी और थी फॉर्म लॉ अगस्त में। तो फॉर्म और कानून बना है सितंबर 2020 में। यस, करीब सर वो 11 महीने ड्राफ्टिंग बाद कमेटी में भी नहीं थे, उनकी वो उनकी ड्राफ्टिंग मृत्यु के कमेटी 11 मेंबर महीने में नहीं बाद थे। हुआ है ये। तो ये अगेन मतलब झूठ बोलते हुए पकड़े गए भट्ट साहब। जी, ये बिल्कुल जो है ये दिखाता है, जैसा मैंने अभी पहले कहा कि इनकी सारी बातें दे आर फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास से भरी होती हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव में अगर गड़बड़ी की गई थी, रिगिंग की गई थी, तो बीजेपी की सीटें 2019 में 300 के ऊपर थी और वो घट के 240 पे आ गई। मतलब रूलिंग पार्टी जो चुनाव में गड़बड़ी करवा रही है वो अपनी सीट कम करवा लेगी, अपोजिशन सीट बढ़वा देगी। कांग्रेस की 99 हो गई, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ के जो है यूपी में 37 हो गई, महाराष्ट्र में शिवसेना की सीटें बढ़ गई, उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की सीटें बढ़ गई, बीजेपी राजस्थान में सीटें हारी, बीजेपी मध्य प्रदेश में हारी सीटें, बीजेपी चुनाव सीटें हारी बंगाल में, उसके बाद बीजेपी झारखंड का असेंबली चुनाव हार गई। ये सब लिगिंग है। कौन सी ये आदमी क्या बोलता है, क्या मतलब कोई क्या, क्या नशे में है, क्या है, या जानबूझ के है, या इसके पीछे भी कोई डिजाइन है, कोई इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी क्या है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। लेकिन चूंकि ये लगातार निहायत गैर जिम्मेदार किस्म की बातें करते रहे हैं, गैर जिम्मेदारी की बातें करना राहुल गांधी का हॉलमार्क है। उन्होंने जयशंकर को जयचंद कह दिया और नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंद्र कह दिया। तो भाषा की मर्यादा तो कभी थी ही नहीं, अब तथ्यों की मर्यादा पूर्णतः समाप्त हो गई है। ये चीज हो रही है। और ये और 11 अगस्त को संसद का दिन सत्र का अंतिम दिन है। उसके बाद जब तक ये चुनाव की प्रक्रिया ये रोड रिवीजन की प्रोसेस पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, ये ऐसे ही किसी न किसी जो है भड़काने वाली बातें, कंट्रोवर्शियल और विवादास्पद बयान देकर के ये खबरों में बने रहना अब एक इनकी अंतिम स्ट्रेटजी है। 25 अगस्त को अमेरिकन टीम आ रही है ट्रेड डील को निगोशिएट करने, और इस बात की पूरी संभावना है कि ये मामला सितंबर में समाप्त हो जाएगा और इसके ऊपर जो अभी इनको हमला करने का मौका मिला है ट्रंप के बयानों से, वो भी सुविधा इनकी इनकी छिन जाएगी।
और सितंबर के में ही ये सारा प्रोसेस पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, फाइनल रोल पब्लिश हो जाएगी। और जैसा चुनाव आयोग ने आज कहा है, अभी तक किसी पार्टी की ओर से कोई आपत्ति चुनाव की लिस्ट को वोटर लिस्ट को लेकर कोई आपत्ति नहीं आई है। लेट अस वेट फॉर वन मोर वीक, एक हफ्ते और इंतजार कर लेते हैं कि कहाँ से क्या आपत्तियां आती हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये जो बड़े पैमाने पे बोल रहे थे कि आपत्तियों की लोगों के नाम निकाले जा रहे हैं, वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट में इनका केस कमजोर अपने आप ही हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है इनको ये केस खारिज हो जाएगा कि 7,90,00,000 वोटर का लिस्ट का रिवीजन हुआ और आप 60,000 आपत्तियां नहीं ला सके। और चुनाव 6,000 आयोग बहुत तैयार बैठा है। जिस तेजी से आज चुनाव आयोग ने विद इन आवर्स से तेजस्वी यादव के आरोप का खंडन किया, तथ्यों के साथ और साक्ष्य के साथ, सबूतों के साथ खंडन किया, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है चुनाव आयोग ने जितना फास्ट और क्लीन तरीके से लिस्ट को डिजिटाइज किया है, केवल कंप्यूटर की माउस की एक क्लिक से पूरा डाटा सामने आ जाएगा। और ये अगर हालांकि ये सुविधा नहीं है, चुनाव आयोग इनको वोटर लिस्ट व्हाट्सएप पे तो नहीं भेजेगा कि भैया लीजिए ये आपके फलाने बूथ की लिस्ट हम आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, आपको सुविधा मिल। और एक बात और भी है, चुनाव आयोग ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है वेरिफिकेशन की कि यदि आपको अपने क्षेत्र, अपनी वोटर लिस्ट में नाम देखना है तो अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम डालिए और अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालिए। उसके बाद आपके पास आपके मोबाइल फोन में ओटीपी आएगा और ओटीपी नंबर जब आप डालेंगे तो आपका जो है वो पोलिंग वो लिस्ट खुल जाएगी, आपके बीएलओ का नंबर मिल जाएगा। तो ओटीपी इटसेल्फ इज ए एडिशनल वेरिफिकेशन, एक और तरीका है वेरिफिकेशन का ओटीपी के जरिए। और ये भी डाटा चुनाव आयोग कल तक आपको दे देगा कि पहले दिन कितने लोगों ने जो है वेबसाइट को एक्सेस किया और कितने लोगों को हमने ओटीपी भेजे और कितने लोगों ने उस ओटीपी भर के अपनी संतुष्टि ऐसी सूचना उनको मिल गई कि वो संतुष्ट हो गए। ये डाटा भी आपको मिलेगा आने वाले दिनों में कि कितने लोगों ने साइट को एक्सेस किया, कितने लोगों को ओटीपी भेजा गया और कितने ओटीपी। और हो सकता है कि अभी इस ओटीपी के चक्कर में बहुत सारे नाम कट जाए, फर्जी निकलेंगे वो। एक और छोटी सी क्लिप सुनते हैं। एक और, राहुल गांधी यहीं नहीं रुक रहे हैं, वो फिर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। Says that you should beat up a Muslim child. Where is it written that you should lynch someone? Which tradition of ours says it? दोबारा सुनते हैं। Which Hindu tradition हिंदू से नहीं क्या लेना देना? says that you should beat up a Muslim child? Where is it written that you should lynch someone? Which tradition of ours says it? ये बात क्या ये मुस्लिम्स के बारे में या कुरान के बारे में कह सकते हैं? किसी किताब के बारे में इस तरीके से कहना। इनसे पूछे कि कौन से ट्रेडिशन के अनुसार कन्हैयालाल को हलाल किया था। निकिता तोमर को मारा, नीरज प्रजापति को मारा, भरत यादव को मारा, लोटन निषाद को मारा, हजारों मार दिए बांग्लादेश में। बांग्लादेश और पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए ना, वहां तो कोई अत्याचार की सीमा इतनी होगी कि बीबीसी कवर कर रहा है। सर मैं तो भारत का पूछ रहा हूं। कल मैंने ट्वीट किया था, किस ट्रेडिशन के तहत एक नाबालिग बच्ची को उठा के लेके जाता है, 18 घंटे तक अगवा रखा है। बिहार के दरभंगा की घटना है, वो तो बिहार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पश्चिमी चंपारण में 11 बच्ची को अगवा करके बेचने के फिराक में था। ये कौन सा ट्रेडिशन है? देखिए, ये बात ठीक है कि सिर्फ मुसलमानों का वो बात है ना, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं। ओमकार सर, राहुल गांधी ये सब बातें नहीं बोलेगा तो देश में कौन बोलेगा? और राहुल गांधी ये नहीं बोलेगा तो भाजपा जीतेगी कैसे? राहुल गांधी का बोलना ही सबसे बड़ा मोदी का एसेट है। देखिए, मोदी जी प्रचारित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं कि आप बीजेपी को वोट करो। राहुल गांधी विवश करेगा आपको
कि आप बीजेपी को वोट करो। बीजेपी को ये ही बात वोट सही है। करो, इसके लिए ये बिल्कुल बाध्य करेगा। एक प्रधानमंत्री जी का भी सुन लेते हैं आखिर में। आज वाराणसी में थे। भी बहुत इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। क्या बात, क्या बात। ये अनपैरेलल है। और ऐसा लगता है हम लोग दो भारत को सुन रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ ये आदमी जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, और प्रधानमंत्री हर बार हर जगह जाकर के एक ऐसा सकारात्मक संदेश देकर के आते हैं, एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा भारतीयों में भर देते हैं। देखिए, संयम जो है प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी शक्ति है। पिछले 25 साल में कांग्रेस ने हर संभव गाली दी, हर संभव तरीके से इन्होंने अपमानित किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी अपना के संयम को ये डिगा नहीं पाए, और यही गलती डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। वो भी झेलेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने आधे अधूरे तरीके से काम किया है। आपको भारत से पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल की आवश्यकता है, तो आपने पेट्रोल डीजल पर टैरिफ जो 25% नहीं लगाया। अमेरिका में बिकने वाली 48% दवाइयां, ड्रग्स एंड मेडिसिन इंडिया से जाती हैं, आपने उसके ऊपर 25% टैरिफ नहीं लगाया। किस पे लगाया? जेम एंड ज्वेलरी के ऊपर आपने लगाया, गारमेंट्स के ऊपर। अरे अगर आपको नहीं बेचेंगे, दुनिया बहुत बड़ी है, हम वैकल्पिक बाजार खोल लेंगे। तो नरेंद्र मोदी से कोर्सिव भाषा में बात करके, अपमानजनक भाषा में बात करके, मर्यादा से नीचे गिर के बात करके कोई व्यक्ति कभी कोई बात जीत नहीं सकता। ये बात राहुल गांधी को भी 11 साल में समझ में नहीं आई। अभिषेक जी, एक बात बताइए, अभी ये राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं, इनके बारे में जानकारी है कि 5 दिन बिहार में लगाएंगे, ये यात्रा निकालेंगे, और इश्यू यही है SIR के मतदाता सूचियों से जो 65 लाख मतदाता आपने काटे हैं, नाम काटे हैं, तो इसी को लेकर के तेजस्वी और ये दोनों बिहार में घूमने वाले हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। तो ये 65 लाख जिनके मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, इंक्लूडिंग जो ऊपर चले गए हैं, 20-22 लाख मतदाता वो भी हैं जो अब नहीं रहे, तो वो भी आएंगे क्या इनको सुनने के लिए? इनके रोड शो में वो भी खड़े होंगे क्या? दोनों तरफ से पुष्प वर्षा करने का जो मृत लोग हैं उनका भी कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं, वही लोग होंगे, और कौन होगा? चारों दिशाओं में, सॉरी 10 दिशाओं से यही लोग होंगे, और कौन होंगे? और तो जो जिसके देखिए, इतना कोई खाली नहीं है सर बिहार में। बिहार 2004 से बहुत आगे निकल चुका है, बहुत व्यस्तता है यहां पर। लोग उस व्यस्त शेड्यूल में से चुनाव आयोग के लिए टाइम निकाले, सारा प्रोसेस पूरा किया, अपना अपना मेक श्योर किया कि उनका कार्ड बना रहे। वो जो यहाँ के हैं उनको कोई दिक्कत है नहीं। रही बात राहुल गांधी, मैं बात कह दूं, जी 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 जी, प्लीज 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 प्लीज, आप कंटिन्यू कीजिए सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात जो बिहार में चर्चा नहीं हो रही है, बिहार की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। यानी आज बिहार में इतनी बिजली मिल रही है कि लोगों को, अगर आप फ्री बिजली का अगर आश्वासन दे रहे हैं, तो लोगों पे इसका असर होगा। ये अपने आप में ये दिखाता है कि बिहार ने विकास का, डेवलपमेंट का एक माइलस्टोन कवर कर लिया है। वरना बिहार में मैंने मुजफ्फरपुर और पटना का हाल देखा है। मैंने केवल बिहार में पटना में बिजली आती थी बस, और थोड़ी गया में आती थी।
बाकी कहीं बिजली आती नहीं थी। आज बिहार नहीं नहीं, अभी तो 125 यूनिट बिहार में सर गांव में मैं बता रहा हूँ, अपने गांव की कंडीशन, वहां 20-22 घंटे लाइट रहती है सर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तो की ये कोई अपने आप प्रॉब्लम में ही ये नहीं अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जी। है। और बिहार जो है आने वाले समय में, देखिए सिर्फ ये बात नहीं उन्होंने कही है, लोग 125 यूनिट तक समझ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम 125 यूनिट कैसे दे पाएंगे फ्री। लॉन्ग टर्म विजन है इस आदमी के पास। इसने बोला कि गांव में जो खाली पड़ी भूमि है, जो बंजर भूमि रहेगी हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, वहां हम सोलर पैनल लगाएंगे। ग्रामीणों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि आप सरकार से जो सोलर पैनल वाला बिजली उत्पादन का प्रक्रिया है उसको लें और आप एडिशनल बिजली बेचें भी। तो प्लान है इसके पास, एक विजन है नीतीश कुमार के पास। पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी रहा है। मैंने बार बार कहा है कि महिला सशक्तिकरण में जिस प्रकार से जो नीतीश ने काम कर दिया वो पूरे देश में संभवतः कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिहार की परिस्थितियां अलग थी सर। बिहार में मामूली बात नहीं है, जो बच्ची शाम के 5 बजे के बाद घर के अंदर बंद हो जाती थी वो रात में आज पहरेदारी कर रही है, पुलिस बन करके, शिक्षिका बन करके। और अब तो पूरे देश से शिक्षिकाएं नियुक्त हुई हैं बिहार में। ये अच्छी बात है कि बिहार को लोग जान रहे हैं, बिहार के अंदर नौकरी करके समझ रहे हैं कि नहीं, जिस जंगल राज के लालू यादव के समय बात होती थी वैसी स्थितियां नहीं है। तो बदलाव तो बहुत बड़ा हुआ है, बड़ा व्यापक बदलाव हुआ है। यहाँ पर अब मेट्रो आने वाला है पटना में, ऑलमोस्ट फाइनल फेज में है, अगस्त में शुरू हो जाएगा मेट्रो। देखिए विकास के मामले में तो कोई बात ही नहीं कर सकता, राजद और इनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। बात यह है कि क्या SIR को जनता ने स्वीकार किया? नहीं, जनता ने स्वीकार किया। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल किया है। तो जब जनता ने स्वीकार कर लिया तो राहुल गांधी आएंगे, रैली करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, आपके मेरे लिए कंटेंट देंगे। अब वो राहुल गांधी ना भी हो तब भी हमें दुख होगा, क्योंकि कंटेंट फिर हम कहां से लेके आएंगे, चर्चा किस पे करेंगे? आज तेजस्वी यादव झूठ नहीं बोलते तो हम क्या करते? तो ऐसे लोगों का भी समाज में होना बहुत आवश्यक है, ताकि देखिए देवता के होने का वैल्यू जो मैं कह रहा हूं सर, आपको तभी पता चलेगा जब संसार में राक्षस भी होगा। संसार में देवता नहीं होंगे और या राक्षस नहीं होंगे तो दोनों के एग्जिस्टेंस का कोई, एक के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सारे राक्षस होंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। तो राक्षस होंगे और दूसरी तरफ से प्रोटेक्टर होगा, देवता होगा, तभी आपको पता चलेगा कि देवता होना कितना आवश्यक है समाज में बैलेंस बनाने के लिए। तो प्रकृति बैलेंस बनाती है, तो प्रकृति ने नरेंद्र मोदी बनाया, तो बैलेंस के लिए प्रकृति ने राहुल गांधी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट जी और अभिषेक तिवारी जी, आप दोनों ने जुड़े और इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।